Let's do question number 11th of exercise 7e, that is triangles. Question number 11th is, if D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. वो कह रहा है D, E, F मिड पॉइंट्स हैं किसके? D है AB का मिड पॉइंट, E है BC का मिड पॉइंट और F है CA का मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरियाज? क्या रेशियो होगा एरिया का डी ई एफ ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल के एरिया का? तो देखिए ये हमारा ट्राइंगल है और ए बी सी नेमिंग है. अब वो कह रहा है ए बी पे डी पॉइंट है, ए बी पे मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए डी पॉइंट है. बी सी पे ई पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है ई, और ए सी का है हमारा एफ मिड पॉइंट. तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी ट्राइंगल का. तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं. हमें क्या गिवन दे रखा है? गिवन दे रखा है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए का मिड पॉइंट है, इन सब का मिड पॉइंट है. और जब भी मिड पॉइंट होता है तो हमें पता है ए डी इक्वल्स टू डी बी, बी ई इक्वल्स टू ई सी और सी एफ इक्वल्स टू एफ ए होता है, राइट. और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव हमें रेशो निकालनी है किसकी? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की. तो कैसे निकालेंगे? प्रूफ. अब हमें पता है डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है जब भी दो मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल की क्या होती है? पैरेलल होती है. तो हम क्या लिख सकते हैं? एज डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट हैं किसके? ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी के रिस्पेक्टिवली. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, थ्योरम हम कह सकते हैं कि डी एफ क्या है? पैरेलल है बी सी के. तो जब डी एफ पैरेलल है बी सी के, अब हमें ये भी पता है जब भी मिड पॉइंट्स आपस में दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो वो हाफ ऑफ द थर्ड साइड होती है. एंड ऑल्सो इट्स लेंथ इज, ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट इज. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी एफ क्या है? हाफ ऑफ बी सी है, राइट. तो अब हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हुआ? बी ई के इक्वल है या ई सी के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं डी एफ क्या है? या तो बी ई के इक्वल है या ई सी के इक्वल है, ये कह सकते हैं. तो हमें पता चल गया डी एफ क्या है? बी ई के इक्वल है या ई सी के इक्वल है. अब इसी तरीके से एफ और ई क्या है? मिड पॉइंट्स हैं सी ए और सी बी के, और वो भी क्या होंगे? बी ए के पैरेलल होंगे और हाफ होगी इस साइड के. तो हमने कहा सिमिलरली, सिमिलरली E and F are the midpoints of
midpoints of BC and CA, CA के मिड पॉइंट्स हैं एंड इट्स लेंथ इज, लेंथ जो होगी, लेंथ इज हाफ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। कौन सी थर्ड साइड? इसका मतलब है BC और CA के अलावा जो तीसरी साइड है उसके हाफ होगी। सो देयरफॉर EF पैरेलल हुआ किसके? देखिए EF पैरेलल हुआ किसके? AB के, AB के पैरेलल हुआ और EF क्या हुआ? हाफ ऑफ AB हुआ। और वी कैन से दैट EF या तो AD के इक्वल हुआ या DB के इक्वल हुआ। जब, अब देखिए हमने ये भी पढ़ा था, जब EF पूरी साइड के पैरेलल है तो DB के भी पैरेलल होगा, राइट। इसी तरीके से EF इक्वल है DB के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो नाउ वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं से दैट EF जो पैरेलल होगा किसके? DB के भी पैरेलल होगा, राइट। एंड EF AD के भी पैरेलल होगा। सिमिलरली DF जो था वो पैरेलल होगा BE के एंड DF पैरेलल होगा EC के, राइट। तो जब, अब देखिए DF पैरेलल हुआ BE के और इक्वल भी हो गया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसी तरीके से DF पैरेलल हो गया CE के और इक्वल भी हो गया। इसी तरीके से EF पैरेलल हो गया AD के और इक्वल भी है। और इसी तरीके से EF पैरेलल और इक्वल हो गया BD के। तो ये सब क्या हो गए? पैरेललोग्राम हो गए। तो अब मैं अगर इस पैरेललोग्राम की बात करूं, कौन सा? BDFE की बात करूं, तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। सो नाउ BDFE क्या बन गया? इज अ पैरेललोग्राम बन गया, राइट। और पैरेललोग्राम के एंगल B इक्वल आ गया किसके? एंगल DFE के। देखिए ये वाला एंगल इक्वल आ गया इस एंगल के, क्योंकि ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं why? Because opposite angles of a parallelogram है ये, राइट। अब इसी तरीके से जैसे BDFE पैरेललोग्राम हुआ क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल थी, इसी तरीके से CEDF ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, राइट। तो ये भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। तो सो सिमिलरली CEDF इज अ पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हो गया है तो ऑपोजिट एंगल्स इसके भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हमने कहा एंगल C किसके इक्वल हो गया? एंगल EDF के इक्वल हो गया। वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये दो चीज़ें प्रूव हो गई। तो देखिए अब हमें पता चल गया एंगल B एंगल F के इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल है। तो अब हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC की बात करें तो अभी हमने ऊपर प्रूव किया एंगल B एंगल F के इक्वल है। तो एंगल DFE एंगल B के इक्वल है, राइट, प्रूव्ड अबव।
प्रूव्ड अबव। इसी तरीके से अभी हमने प्रूव किया EDF एंगल C के इक्वल है, प्रूव्ड अबव। तो जब दो एंगल्स प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल DEF सिमिलर है किसके, ट्राइंगल D हमारा C के इक्वल था, देखिए D एंगल C के इक्वल था, F एंगल B के इक्वल था, तो F एंगल B के इक्वल था, तो E एंगल A के इक्वल हो गया बाय AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमें पता है जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर हैं, देन the ratio of their areas is equal to the square of their corresponding sides के इक्वल है। तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB किसके इक्वल हुआ, देखिए इन साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो ये आया DE का स्क्वायर अपॉन CA का स्क्वायर इक्वल्स टू EF स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब आप कोई सी भी एक ले सकते हैं प्रूफ करने के लिए। हमें क्या प्रूफ करना था, देखिए हमें इसका एरिया का रेशियो निकालना था, तो हम कोई सी भी दो साइड्स ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB। अगर आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था EF क्या है, हाफ ऑफ AB है, तो EF और AB को ले लेते हैं। तो हमने लिया EF स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, सारी हाफ ऑफ AB थे क्योंकि मिड पॉइंट्स था, तो आप इसे ही ले सकते हैं। अब ये कितना आ गया, EF स्क्वायर एज इट इज। अब AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB किसके इक्वल था, AB अगर लिखें तो AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिखा का होल स्क्वायर। और हमने यहाँ क्यों लिखा है, बिकॉज AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, EF स्क्वायर अपॉन, और हमने देखा था, हमने प्रूफ किया था AD और DB दोनों EF के इक्वल हैं, EF प्लस EF लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। वाई, बिकॉज AD इज इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू EF के इक्वल है। तो ये कितना आ गया, EF स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ EF का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, CAB। अब स्क्वायर खोल दिए हैं तो EF स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 और EF स्क्वायर, तो 4 EF स्क्वायर। तो EF स्क्वायर से EF स्क्वायर कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB कितना है, 1/4 आ गया।
तो ये आ गया हमारा रेशो दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ का। ये हम ऑलरेडी पहले पुरानी क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर DEF मिड पॉइंट होते हैं तो ये पूरे ट्राइंगल का 1/4 पार्ट होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप चाहें ज़्यादा मार्क्स का आता है, ये वैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में था तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा आंसर।